से आप दोहरा निषेचन के नाम से भी समझेंगे या त्रिसंलयन या त्रिसमेकन। आपके सामने जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इसमें देखो पराग स्त्री केसर संकर्षण, दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए, है ना, जल्दी जल्दी आ जाइए, आई एम वेटिंग, जल्दी से आ जाओ ताकि हम क्लास शुरू करें, क्लास हम स्टार्ट करें। चलिए, परागण हम पढ़ चुके सर, गलती से शायद यही पीपीटी लेके आ गए परागण वाली, गलत बात है सर, मुझे पेजेस चाहिए थे। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें पेजेस खाली हैं या नहीं है, खाली है कि नहीं भैया, नहीं है, 2 पेज तो खाली, यहाँ से उठा ले। चलो, ये हम पढ़ चुके हैं, परागण हम पढ़ चुके हैं बेटा, आपने अलग अलग फूलों में परागण देखा है ना। इसके बाद परागण के बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग संकर्षण या दोहरा निषेचन, दोहरा, ठीक है, पराग स्त्री केसर संकर्षण या दोहरा निषेचन आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ये है बेटा परिपक्व पराग को है पुंकेसर, कि पुष्प का कौन सा भाग है, नर भाग। पुंकेसर पुष्प का नर भाग है जिसके पराग कोश परागकण, ये है पराग कोश, और पराग कोश अंदर जो बने हैं वो है परागकण। और अब ये परागकोश परिपक्व हो चुका है तो इससे परागकण मुक्त होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है, इससे परागकण मुक्त होंगे और बाहर निकलेंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही से आ रही है? मुझे रेड लाइट जोन पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, आई होप ऑल इज क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बनाते हैं पुष्प का मादा भाग, मादा भाग जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर, हाँ, पुष्प का मादा भाग जिसे हम कहते हैं, ये है पुष्प का वर्तिकाग्र, है बच्चा वर्तिका, नीचे की तरफ बनाते हैं अंडाशय, अंडाशय। अब इसके अंदर क्या बनेगा, अंदर एक बढ़िया वाली रचना, बीजांड, इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है बेटा, बीजांड होता है। तो इसके अंदर हम बनाएंगे बीजांड, ये जो है अंड, ओके, दैट इज ओके। चलो बढ़िया, डायग्राम की तो बात ही अलग है। बायोलॉजी में जो मज़ा डायग्राम बनाने में है वो और किसी चीज़ में नहीं है। अगर आप अच्छे से बढ़िया तरीके से डायग्राम बना दोगे तो आधी चीज़ें तो आप एग्जाम ही समझा देते हो सिर्फ डायग्राम से, है ना। अब इसके अंदर बेटा 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, 2 केंद्रक बीच में। डन। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया आप लोग फुल स्क्रीन करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी फुल स्क्रीन करें और फुल स्क्रीन करके बढ़िया से देखें, तुम्हें बढ़िया दिखाई देगा, मुझे भी दिखाई दे रहा है ना। तो फुल स्क्रीन करके देखिए बेटा, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। और कमेंट करके जरा बता दो कौन कौन लाइव है अभी, है ना। ये चैप्टर खत्म होने की कगार पे, अभी हम निषेचन पे आ गए, अब इसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़े ही दिन में, सर 1-2 दिन में शायद सब कुछ पेड करने वाले हैं। और अभी तक तो कुछ चीज़ पेड हो भी चुकी है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होंगी। अगर आप लोग क्या बोलते से, अगर आप लोगों ने बैच नहीं लिया होगा तो शायद आपको वो चीज़ें दिखना बंद हो गई होगी। जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो डले हुए हैं, कल के परसों के जो डलते हैं वो बंद हो गए हैं। लाइव क्लासेस में आप आते हो, जैसे ही क्लास स्विच होती है आपको दिखाई नहीं देती, और साथ में नोट्स आपको नहीं मिल पा रहे होंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हाइड हो रही हैं धीरे धीरे। इसके लिए आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा सीरियस और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
यहाँ पे 2 केंद्रक। चलिए अब ये जो है ये है पुष्प का बेटा मादा भाग जिसे हम कहते हैं, पर ये वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, सिग्मा, हम कहते हैं स्टाइल, दैट इज ओवरी, दैट इज ओवरी, अंडाशय, और अंडाशय में ये जो स्ट्रक्चर ओव्यूल एंड इज। अब क्या हुआ, जब परागकोश मैच्योर हुआ, इससे परागकण झड़े, माध्यम चाहे वायु चाहे की चाहे कोई भी और माध्यम, परागण के माध्यम से ये पहुंचे मादा भाग स्त्री के ऊपर। स्त्री केसर के ऊपर जो आके गिरा है बच्चा वो है परिपक्व परागकण, जिसमें छिद्र भी 2 केंद्रक होते, कायिक दूसरा वर्धी। इस अवस्था में ये आके गिरा, ये जो केंद्रक है बच्चा ये कायिक केंद्र, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये जो दूसरा वाला है जनन केंद्रक, जर्म न्यूक्लियस, जो जन्म देगा, यही मेन नर युग्मक है। ये जो है ये है जनन केंद्रक। ठीक है, क्या अभी तक 8 नहीं बजा? पता नहीं बच्चे कहाँ हैं भैया। चलो, मैंने आपको बोला कि जब परागकोश से परागकण मुक्त हुए तो ये परागण की क्रिया के द्वारा, परागकण नर युग्मक हैं, ये परागण की यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा या तो वायु या जल या क्या बोलते से कीट, किसी भी परागण के द्वारा ये पहुंचते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर। इसके पास बाह्य चोल है, अंतः चोल है, मतलब एक्साइन है, इंटाइन है। बाह्य चोल में इसके पास जो है वो जनन छिद्र है। अब ये जनन छिद्र के रास्ते फटता है और फटकर ये इंटाइन के रास्ते, इंटाइन के द्वारा फटकर ये बेटा इंटाइन के द्वारा अंदर की, इंटाइन के द्वारा अंदर की ओर एक पराग नलिका का निर्माण करता है। कौन? परागकण अंदर की ओर, मतलब वर्तिका के भी अंदर ये पराग नलिका का निर्माण करता है भाई। चलो, एक पराग नलिका का इसने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। किसने? परागकण ने। किसने बच्चा? परागकण ने। ये जो ट्यूब बनाया है ये है पराग नलिका। ये पराग नलिका धीरे धीरे बीजांड की ओर बढ़ेगी और बीजांड की ओर सहायक कोशिका ने जो तंतुमय समुच्चय का निर्माण किया था उस तंतुमय समुच्चय में नीचे की ओर प्रविष्ट होकर भ्रूण कोश के भी अंदर घुस जाएगी। ये है, ये वाला हिस्सा है बेटा, इसे, ये वाला हिस्सा है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। तो ये जो कोशिका है वो कोशिका है, सहायक कोशिका, उसके रास्ते ये पराग नलिका अंदर प्रवेश कर देती है। हम इसे कहेंगे, ये जो बनी है ये है पराग नलिका, जो कि वर्तिका के अंदर बनी है। सो सॉरी। चलो, ये क्या है बेटा? ये है पराग नलिका। हम इसे कहेंगे पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का निर्माण किसने किया है? परागकण। और परागकण की कौन सी लेयर ने? इंटाइन ने। परागकण की कौन सी लेयर ने? इंटाइन ने। एक्साइन में जनन छिद्र था, उस रास्ते ये फटा परागकण और इंटाइन के द्वारा इसने पोलन ट्यूब का निर्माण कर दिया। अब की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, अब की कहानी बहुत ही प्यारी है, ध्यान से सुनिएगा। आगे आगे जनन केंद्रक चलता है, पीछे पीछे कायिक केंद्रक चलता है। कायिक केंद्रक रास्ते में ही जनन केंद्रक को पोषण देते रहता है। जो वेजिटेटिव है वो जनन केंद्रक देते रहता है और इस स्थिति में जनन केंद्रक करता है समसूत्री विभाजन, दैट इज डिवीजन। किसने किया? जनन केंद्रक ने। क्या किया? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किया तो यहाँ 2 जनन केंद्रक हो गए। कितने जनन केंद्रक हो गए? कितने जर्म न्यूक्लियस हो गए? 2। जो परागकण हैं, किसी किसी पुष्प में 60% प्लांट्स ऐसे हैं प्रकृति में परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं।
मतलब पहले से उनके पास सिर्फ कायिक और जनन केंद्रक यानी कि कायिक और जनन कोशिका बस होती है। 40% प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो परागकण होते हैं वो 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं, एक कायिक केंद्रक, दूसरा जनन केंद्रक, इस अवस्था में झड़ते हैं बेटा। ठीक है, तो 60% जो कि किस अवस्था में झड़ रहे हैं, जो कि 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ रहे हैं, और 40% जो हैं वो कोशिकीय में। अब रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में जनन केंद्रक ने किया समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करके, सा ट्विस्ट है यहाँ, समसूत्री विभाजन करके एक से पट गया, कौन, जनन केंद्रक, और जो पीछे कायिक केंद्रक आ रहा है वो धीरे करके हो जाएगा रास्ते में। हाँ, पोषण देना इसका काम है, जब इसका पोषण समाप्त हो जाएगा तो ये भी करके क्या समाप्त। अब क्या कहानी है, तो अब बेटा 2 चीजें होंगी। पहला ये कि पहली सिचुएशन में एक जनन केंद्रक अंड कोशिका से मिलेगा, एक जनन केंद्रक किससे मिलेगा, अंड कोशिका से, एग सेल से। पहली सिचुएशन में एक जनन केंद्रक एक अंड है, दैट इज जर्म न्यूक्लियस, मिल रहा है किस, एग सेल से, दोनों मिले, जर्म न्यूक्लियस अगुणित है, एग सेल भी अगुणित है, दोनों का हुआ मिलन, एंड आफ्टर निषेचन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो रचना बनती है वो है युग्मनज, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, और जो जाइगोट होता है एन और एन मिलकर 2n बनता है, ये एक द्विगुणित रचना है, डिप्लॉइड रचना है। इस प्रकार पुष्पीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ। हम पढ़ रहे हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण, तो पहले पराग स्त्री केसर संकर्षण में आपको समझाती हूँ। जब किसी पुष्प के पराग कोष के परिपक्व होने के बाद पराग कोष फटेगा और परागकण बाहर मुक्त होंगे, और ये परागकण पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे आके गिर जाएंगे, और वर्तिकाग्र में ये वर्तिका के रास्ते पराग नलिका का निर्माण करेंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पराग स्त्री केसर मिलन यानी कि संकर्षण। ठीक है, यहां तक पराग स्त्री केसर संकर्षण हो गया। अब आपने बोला कि पराग कोष जब परिपक्व हुआ है तो परागकण हुए हैं, ये परागकण पहुंचे परागण की क्रिया के द्वारा, पॉलिनेशन द्वारा, मादा भाग वर्तिकाग्र के ऊपर। अब इस वर्तिकाग्र पर ये जब पहुंचा तो इस जर्म जो जनन छिद्र है परागकण के पास, उसके रास्ते अंदर की तरफ एक पराग नलिका का क्या किया, निर्माण किसने किया बेटा, परागकण ने। इसका निर्माण किया है पराग नलिका का। ये पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रविष्ट हुई। ठीक है, कहाँ प्रविष्ट हुई है, बीजांड के अंदर। बीजांड के अंदर तंतुमय समुच्चय के रास्ते, मतलब जो अंड कोशिका और सहायक कोशिका ने मिलकर तंतुमय समुच्चय बनाया, इसके रास्ते पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर पहुंच गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब पहली स्थिति में हमारे पास एक जनन केंद्रक था, ये रास्ते में ही समसूत्री विभाजन करके 2 जनन केंद्रक बना लेते हैं, और कायिक केंद्रक यानी कि कायिक कोशिका इन दोनों जनन केंद्रक को पोषण देते देते धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब जो जनन केंद्रक है वो पहुंचता है अंड कोशिका के पास। यहाँ जो है ये अंड कोशिका है। जनन केंद्रक अंड कोशिका के केंद्रक से मिलन करता है, दोनों मिलते हैं, दोनों अगुणित रचना है, दोनों के मिलन को हम निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक नई रचना बनती है जिसे हम कहते हैं युग्मनज। और युग्मनज जो होता है बेटा वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, जाइगोट बन गया। यहाँ तक क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति एक और जनन केंद्रक ऊपर से आ रहा है, और जनन केंद्र, ये मैं समझाऊंगी डायग्राम में।
जो कि मिलता है, जो ध्रुवीय केंद्रक है, भ्रूणकोश के अंदर क्या है बेटा, ध्रुवीय केंद्रक, इससे मिलता है बेटा, ध्रुवीय केंद्रक से। जनन केंद्रक अगुणित है, ध्रुवीय केंद्रक अगुणित है, ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक द्विगुणित है, दो केंद्रक है यहाँ, ध्रुवीय केंद्रक जो है वो कैसा है, द्विगुणित है। तो जनन केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, वापस से दोनों का संलयन होगा, दोनों का मिलन होगा, इस मिलन को हम वापस कहेंगे निषेचन, और इस निषेचन के बाद बनेगा 3n, n और 2n मिलकर क्या बनेगा, 3n, और ये जो 3n बनेगा बेटा, ये है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, प्राथमिक केंद्रक। तुम्हें पता है ये रहा वर्तिकाग्र, ये आशय में है, जांड में भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर बीच में दो जनन केंद्र, सॉरी जनन नहीं भैया, बीच में बेटा दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, और ऊपर से जो परागकण आके गिरा है, पराग नलिका बना, पराग नलिका के द्वारा अंदर दो जनन केंद्रक आ रहे हैं। कितने जनन केंद्रक आ रहे हैं, दो, एक जनन केंद्रक, दूसरा जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। तो एक जनन केंद्रक तो पेज में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो अंड कोशिका है, एग सेल, उससे मिल गया एक जनन केंद्रक, एक बार निषेचन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो बनी, पहली बार जब निषेचन हुआ, पहली बार जब निषेचन हुआ तो n और n मिलकर हो गए 2n, और ये बन गया बेटा युग्मनज, जाइगोट, और ये मैंने आपको पिछले बताया है। दूसरी बार जो बचा हुआ जनन केंद्रक है, ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा, भ्रूण कोश के अंदर पहुंचेगा, ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, और ध्रुवीय केंद्रक दो केंद्रक मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। ध्रुवीय केंद्रक दो न्यूक्लियस होते हैं, दो केंद्रक होते हैं जो कि मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। तो एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, दोनों अगुणित अगुणित कर वापस से निषेचन हुआ, एक और कोशिका बनी जिसका नाम प्राथमिक भ्रूण केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसे कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसे कहा जाता है। और ये एक त्रिगुणित रचना है, क्योंकि यहाँ तीन अलग अलग केंद्रकों का मिलन हुआ है, इस प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहते हैं। और वापस से फिर से कि कुछ नया बना है, इसी कहोगे। तो आपने यहाँ दो बार निषेचन किया बेटा, एक बार निषेचन हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो युग्मनज बना, जाइगोट बना, वापस से एक बार और निषेचन हुआ तो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। तो इस प्रकार जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें दो बार निषेचन, दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है ना, आपको बहुत परेशान करने वाली है। अगर आप लोगों ने इसमें थोड़ी भी लापरवाही की तो पूरी प्रक्रिया ठप है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने शुरू से लेक्चर लगाए हैं, स्टार्टिंग से आप लोगों ने, तो जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से जो पढ़ाया है वो है बेटा परागण, है ना। ये देखो कल हमने पढ़ा था क्या, परागण। परागण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण निकलते हैं, के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि परागण अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगेमी, जिस पुष्प का है उसी पुष्प में अगर परागकण गिरे तो ये ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी के भी 2 टाइप थे, एक था चास्मोगेमस, दूसरा था क्लिस्टोगेमस। चास्मोगेमस में पुष्प खिल चुके होते हैं, लेकिन क्लिस्टोगेम्स में फूल कभी नहीं खिलते, और कभी नहीं खिलते में ऑक्जेलिस, कोमोलिना, वायोला आपको याद रखना था। ऑक्जेलिस, कोमोलिना और वायोला आपको याद रखना था। दूसरा प्रकार जो था बेटा वो था
सजात पुष्पी परागण और तीसरा था पर निषेचन या पर परागण। हम एलोगेमी भी कहते हैं, एलोगेमी या जीनोगेमी भी कहते हैं। ऑटोगेमी का मतलब है, ऑटोगेमी का मतलब है स्वपरागण, स्वयुग्मन, सेल्फ पॉलिनेशन। और वही सजात पुष्पी का मतलब है गिटोनोगेमी, गिटोनो मतलब एक प्लांट में एक पुष्प के दूसरे पुष्प पर पहुंच गए। प्लांट एक ही है, फूल 6-7 हैं, किसी भी फूल का किसी भी फूल पे पहुंच गया तो इसे कहेंगे सजात पुष्पी। लेकिन पर निषेचन का मतलब भिन्न पुष्पों पौधों के पुष्पों वाला परागण, जिसके कारण आनुवांशिक विविधता आती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है, हम इसे कहेंगे डाइवर्सिटी आएगी, हम इसे कहेंगे पर निषेचन। फिर आपने पढ़ा था जो एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिनेशन के कारक होते हैं, उस आधार पे भी 3 प्रकार के परागण होते हैं, एक वायु परागण, एक जल परागण और एक होता है बच्चा कीट परागण। वायु परागण इज वाइन पॉलिनेशन, हम इसे एंटोमोफिली कहते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनिमोफिली कहेंगे वायु परागण को, फिर जल परागण को हाइड्रोफिली और कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। तो जो वायु परागण है वो मोस्टली एक बीजपत्री में, जल परागण बेटा होता है हाइड्रिला में, वेलिसनेरिया में, और समुद्री घास जॉस्टेरा जो होती है इनमें होता है कौन सा परागण, ये देखो ये लिखा हुआ जॉस्टेरा है, जॉस्टेरा में होता है, वेलिसनेरिया में होता है, समुद्री घासें जितनी भी हैं उनमें होता है कौन सा परागण होता है, इनमें जल परागण होता है। लेकिन जो कीट परागण है, कीट परागण जो है वो कुछ ही प्लांट से, कुछ बहुत सारे प्लांट में कीट परागण होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि जलकुंभी और वाटर लिली, वाटर लिली, जिनमें कौन सा परागण होता है बेटा, जिनमें होता है कीट परागण। ये जल में उगने वाले हैं लेकिन इनमें केवल और केवल कीट परागण होता है। फिर सभी जलीय पौधे जल परागण नहीं करते, वाटर हाइसिंथ यानी कि जलकुंभी और वाटर लिली यानी कि कुमुदनी, इनमें कीट या वायु परागण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें मैंने आपको प्लांट की इमेज दिखाई थी, यहाँ मैंने आपको स्वपरागण पर परागण में अंतर, यहाँ आपको कीट परागण करते हुए दिखाया है, कीट पॉलिनेशन दिखाया है, ये इमेज खत्म। और यहाँ आज हमने पढ़ा है क्या, निषेचन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है, इसकी मैंने बहुत डिटेल में व्याख्या की है बेटा। अगर आप लोग रेगुलरली पढ़ोगे, रोज रोज क्लास लोगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, और अगर स्किप करोगे ना तो चीजें बाउंस बैक होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। सब आपको बढ़िया मिल रहा है, सब आपको आयता मिल रहा है, कंटेंट आपको बढ़िया से घर बैठे समझाया जा रहा है, और ओनली 1000 इसका हम अभी ले रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। पूरे साल हमें आपको पढ़ाना है, इंटरनेट बिल जाएगा, फिर चीज़ें और सेटअप हम बढ़ाने वाले हैं, हमें एक नया DSLR लेना है क्योंकि इसमें दिक्कत है, मोबाइल से अभी पढ़ाना थोड़ा सा हैक्टिक हो रहा है, पूरा सेटअप जमाना पड़ता है, मेहनत बहुत लगती है। सुबह हमारे 1 बजे तक बैचेस होते हैं दिन में ऑफलाइन, है ना, तो वी आर टायर्ड, लेकिन फिर भी देखो हम आप लोगों को ऑनलाइन बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उतना ही डेडिकेशन ऑनलाइन में दिखाते हैं, बस ऑनलाइन में एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे मिल, सॉरी ऑफलाइन में, है ना, वहाँ पे हम पर्सनली बच्चों को गाइड कर पाते हैं, ये प्लस एंड माइनस, डूज एंड डोंट देख पाते, उन्हें समझा पाते कि कैसे आपको करना। तो अभी हम आपको पर्सनली नहीं जानते, उसके लिए हम बीच बीच में मीटिंग ऐसे सेशन रखेंगे जिसमें हम आपसे डायरेक्टली भी जुड़ पाएंगे, ताकि हम डायरेक्ट भी आपको समझा पाएँ कि बेटा क्या गलतियाँ आपको, आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। कल अभी हमारे MP बोर्ड वाले बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ अच्छा रहा, तो वैसे तो मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना कि हमारे सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए, है ना, सब बहुत बढ़िया करें, लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत उनकी भी, मतलब हमारा तो सिर्फ गाइडेंस होता है, हम तो बस मेहनत करवा सकते हैं, मेहनत करना बच्चों का काम होता है। अभी मैंने पढ़ा दिया, बहुत शिद्दत से पढ़ाया, बट अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो किसे क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे पड़ेगा, तुम पड़ेगा, जितना भी फर्क पड़ना है वो आपको ही पड़ेगा, आपका रिजल्ट खराब होगा, किसी और का नहीं, है ना। चलिए, पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग कोष के परिपक्व होने के बाद परागकण मुक्त होकर परागण की क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को पराग स्त्री केसर संकर्षण, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं।
जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो जनन छिद्र के रास्ते पराग नलिका का क्या बोलते हैं स्टाइल यानी कि वर्तिका में पराग नलिका का निर्माण करता है और ये पराग नलिका तंतुमय समुच्चय के रास्ते बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, तंतुमय समुच्चय के रास्ते पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। आगे आगे जनन केंद्रक, पीछे पीछे कायिक कोशिका जनन केंद्रक को पोषण देती है और जो जनन केंद्रक है वो करता है समसूत्री विभाजन और 2 समान भागों में बट जाता है। एक जनन केंद्रक एक अंड कोशिका से मिलता है। जनन केंद्रक भी अगुणित है, अंड कोशिका भी अगुणित है, दोनों ने मिलकर किया मिलन यानी कि निषेचन और निषेचन के बाद बनता है युग्मनज एक द्विगुणित। एन और एन मिलकर बना लेते हैं 2n यानी कि जाइगोट, और जाइगोट जो होता है बेटा वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, याद रखना। ठीक है, इस प्रकार पहली बार यहाँ निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण है। ये जो युग्मनज बना है बेटा यही आगे जाके बीज बनाएगा और जिस बीज को आप लगाओगे तो वापस आपको एक नया प्लांट मिलेगा। ये जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये सिर्फ इसलिए होती कि हम अपने वंश को आगे बढ़ा पाएं, इंसान अपने बच्चों को जन्म दे पाए, प्लांट जो है वो बीज बना पाए ताकि नए पौधे का जन्म हो पाए। पशु पक्षी भी निषेचन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पीढ़ी आगे बढ़े। तो वंश को अगर आगे बढ़ाना है, वंश की अगर गति चाहिए, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस चैप्टर है एक बढ़िया आपके इसमें, तो अगर आपको वंश की गति करवानी है तो आपको निषेचन करवाना ही पड़ेगा, जिसके लिए नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होगी। अब जो दूसरा जनन केंद्रक है भैया वो पहुंचता है बीज के ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई के पास। यहाँ पहुंचकर दूसरी बार ये फिर से की निषेचन करता है, जिसमें चूंकि ध्रुवीय केंद्रक द्विगुणित है, जनन केंद्रक अगुणित है, एक अगुणित एक द्विगुणित मिलकर एक त्रिगुणित रचना बनाते हैं। चूंकि ये रचना त्रिगुणित है, ट्रिप्लॉइड है, इसीलिए यहाँ 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है। मतलब आप इसे त्रिसंलयन, त्रिसमेकन, ट्रिपल फ्यूजन कह सकते हो, जिसे आप वापस से निषेचन कहोगे। और इसके परिणाम स्वरूप जो 3n स्ट्रक्चर बना है ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो न्यूक्लियस बना है बेटा ये त्रिगुणित है, ट्रिप्लॉइड है, जिसे हम पेन कहेंगे। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका काम है जो यहाँ पे युग्मनज बना है उसे ये धीरे धीरे करके पोषेगा, फिर वो युग्मनज भ्रूण बनाएगा, फिर वो भ्रूण बीज बनाएगा और ऐसे करके बीज बनते तक पोषण चाहिए। बाद में बीज को उगने के लिए भी पोषण चाहिए। ये कहानी मैं अगले लेक्चर में आपको समझ, थोड़ा मैं आपको हिंट दे रही हूँ। जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं फटाफट से लाइक कर दो और कौन कौन क्लास में है अटेंडेंस लगा दो, है ना। यस मैम, प्रेजेंट मैम, कुछ तो बोलो ताकि मुझे पता चले कि यस आप हो, है ना। चलो, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है बेटा इसका काम है जो भ्रूण बनेगा उसे पोषण देना। देखो भ्रूणपोष, भ्रूणपोष वर्ड से क्या लग रहा है, भ्रूण को पोषण देने वाला। तो यहाँ दोनों स्ट्रक्चर बने हैं, यहाँ एक युग्मनज बना है, यहाँ एक प्राइमरी भ्रूणपोष बना है और ये सब कुछ हुआ है भ्रूण कोश के अंदर। एक शब्द है भ्रूणपोष और एक शब्द है भ्रूण कोश, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। भ्रूण कोश भ्रूण का कमरा है और भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण देने वाला है। दे बोथ आर डिफरेंट, है ना। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ऐसे शब्दों को पकड़ें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। भ्रूण कोश जिसके अंदर अंड कोशिका है, प्रतिव्यांत कोशिका है, ध्रुवीय केंद्रक है, जो बीजांड की संरचना है वो भ्रूण कोश है। भ्रूणपोष जो कि निषेचन के बाद बना है। तो चूंकि प्लांट्स में एक बार निषेचन हुआ तो युग्मनज बना, एक बार निषेचन हुआ तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, अर्थात यहाँ 2 बार निषेचन, 2 बार फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, हम में नहीं। प्लांट्स में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, 2 बार निषेचन होता है और 2 बार निषेचन होता है जिसे हम दोहरा निषेचन कहेंगे। पहली बार युग्मनज बना है, दूसरी बार निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है। और इस प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा है क्या, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण या दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन, ये हो जाता है समाप्त।
आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया है। नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते थे, आपने नहीं पूछा। अब मेरा लेक्चर समाप्ति की ओर है, अब मैं बताऊंगी भी नहीं, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा ये टाइम कब निकल जाएगा, है ना। समय एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। आप कितना भी जोर लगा दें, समय वापस नहीं आएगा। अप्रैल जाने की कगार पे है, आधा चला गया आधा चला जाएगा, ठीक है। जब बीच बीच में भी शादियां चल रही हैं, फिर गर्मी बढ़ जाएगी, फिर पढ़ाई नहीं होगी तुम्हारी, फिर स्कूल खुल जाएंगे, थक जाते हो आप लोग, आधे दिन पढ़ते हो आधे दिन नहीं पढ़ते हो। फिर उसके बाद फेस्टिवल जोन चालू हो जाता है। सब धर्मों में अलग अलग सबके फेस्टिवल होते हैं, सब फेस्टिवल के रुख पे आ जाते हैं। दिन छोटे होते, रात बड़ी होती, फिर पढ़ाई नहीं होती। तो कुछ ना कुछ जीवन में लगा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा हमारे पास पूरा साल है, लेकिन पूरा साल ऐवे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा चुटकियों में। तो बी सीरियस, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो रोज कम से कम 3 घंटे अपने दे दो, है ना। 3 से 4 घंटे दे दो। 3 घंटे आप पढ़ने के लिए लाइव लेक्चर में, और 1 घंटे 1.5 घंटे खुद के प्रैक्टिस के लिए समय दीजिए, ताकि जो रोज आप पढ़ रहे हो ये आप लोग याद करना भी चालू कर दो बेटा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसके आगे का हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आज की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई। 6 से लेके 8:30 तक लगभग क्लास रोज चलती है। तो जितने भी बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि बेटा 6 से 8:30 तक ये क्लास लाइव रहती है। एक ही लिंक पे सारी क्लासेस होती हैं, और ये क्लासेस पेड हैं। कुछ बच्चे जो हमसे जुड़ चुके हैं ये उन्हें दिखाई दे रही है, और उन्हें बाद में भी दिखाई देगी। जैसे ही ये अपलोडेड वीडियो डलेंगे तो वो देख पाएंगे। अनलिस्टेड पे भी हम उन्हें दे देंगे एक्सेस, लेकिन बाकी बच्चों को ये क्लास दिखाई नहीं देगी, है ना। तो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा कि आप बैच का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत मिनिमम प्राइस में है, इतना तो तुम लोग 2 महीने में रिचार्ज करा के फेंक देते हो, जितने कम में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे विथ नोट्स, विथ क्विज प्रैक्टिस, विथ अपडेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, और बहुत कुछ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ मिलेंगे। एक बार जुड़कर तो देखो, एक बार भरोसा करके देखो। इतने मिनिमम प्राइस में पूरे एमपी बोर्ड में आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है जितने में हम पढ़ा रहे हैं, और हम बैच का प्राइस धीरे धीरे बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे अब, है ना। ठीक है, ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए था। जैसे ही लिस्ट क्लोज वापस से हमारा जो बैच का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए बेटा विदा लेते हैं यहीं पे आपसे। होप सो आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है सब कुछ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, है ना, ठीक है। और साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ, रेगुलरली क्लासेस लेते रहिए। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।